अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट हो गया जी, कैप 5 का हमारा। और रेवेन्यू का सवाल एक पार्ट हुआ था, फिर बच्चों ने कहा जी हमने नहीं पढ़ना करके चले गए थे, तो अब इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइनल अकाउंट का 673। देखते हैं, अगर ये टाइम से होगा तो फिर एंड पे थोड़ी सी बात रेवेन्यू वाली कर लेंगे। अब ये नहीं कि आप जानबूझ के रोड़े अटकाओ, वैसे सवाल ज़रा लेंथी है इसलिए इसको एक्स्ट्रा टाइम ही रखा गया ताकि सुकून से करें। जब तक होगा नहीं तब तक हम इधर ही हैं। ओके, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड IFRS प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून 15 पे, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम 30 जून 15 पे और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 30 जून 15 पे। ना कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, ना नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है। आज से पहले वो ये कह दिया करता था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स बना दो, रेलेवेंट नोट्स बना दो, और सिर्फ कहता था नोट्स टू द नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक नक्शा सा बना के दिया था कि पहले होती है, पहले P&L होता है, फिर बैलेंस शीट होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो होता है, और फिर नोट्स होते हैं। ये इसके अंदर ये सारे ही नोट्स हैं। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लीगल स्टेटस वाला नोट भी एक नोट है, बेसिस ऑफ प्रेपरेशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला भी एक नोट है, यूँ कह लें, ठीक है। और तीसरा वो नोट्स जो बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं, वो नोट्स जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, और उसके अलावा वो जो दोनों से रिलेट नहीं करते। अब जितने सवाल आपने किए, सबसे पहले आपने फिक्स वाला सवाल किया, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, ज़रा ये भी देखना चाहिए ना सवालों के अंदर। इसको यहीं रखें, हमारा उधर ओपन है। फिक्स वाला सवाल पास पेपर 6 था। सबसे पहले आपने ये सवाल किया पास पेपर्स में से, पढ़ें ज़रा क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31 दिसंबर अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट एंड IFRS और कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे उसने नहीं मांगा पॉलिसी के नोट्स को, तो हमने नहीं बनाया था। रेलेवेंट नोट्स उसने कहे थे जो इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट थे, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी पास फिक्स वाले सवाल में, और फिर उसके साथ उसके रेलेवेंट नोट्स बनाए थे, जिनमें डोनेशन वाला नोट था, ऑर्डर रेम्युनरेशन वाला नोट था, सेल्स वाला नोट था, याद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए BSZ पे, पास पेपर 1, ये हमने किया। BSZ वाले सवाल में उसने कहा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज एट 30 जून 15 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स बनाओ शोइंग ऑल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड अंडर IFRS एंड कंपनीज एक्ट, और साथ ही कहता है कंपैरेटिव्स भी नहीं रिक्वायर्ड, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं रिक्वायर्ड। अब तो ये लिख कर देने लग गया, ठीक है, लेकिन ये ना भी लिखे तो जब तक मांगेगा नहीं, मैंने कहा था आपको, जब तक मांगे ना आपने नहीं बनाना। लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, ये देखें, अगर मांगे तब बनाना। और इसके बारे में कहा था डेटा हो तो बना देना, तो नोट 2 हमने मांगे तो तब बनाना है, ठीक है, जिसमें बेसिस ऑफ प्रेपरेशन है और समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने बैलेंस शीट का सवाल किया BSZ वाला, और जो रेलेवेंट नोट्स थे हमारे वो कौन से थे, वो वाले नोट्स थे जो बैलेंस शीट से रिलेट करते थे, जिसमें PPE का नोट हमने बना दिया था, डेटर्स का नोट बना दिया था, कैश एंड बैंक का नोट था, एक्रूवल्स, प्री पेमेंट्स, रिसीवेबल्स इकट्ठे कर दिए थे, याद आ रहा है कुछ। तो रेलेवेंट नोट्स, वो नोट्स जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से मैच करते हैं, ये इन पेजेस के ऊपर भी आ रहे हैं, 3 से 16 आपने बताया था पेजेस हैं या नोट नंबर है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने किया एक सवाल बनाना लिमिटेड, रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड IFRS एंड कंपनीज एक्ट, कंपैरेटिव भी नहीं रिक्वायर्ड, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है जी। ना कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, ना नोट्स टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, आपने जो घर पे किया, आपने यही लाल वाला काम किया था। आपने जैसे पास पेपर 1 में किया वैसे ही आपने पास पेपर 2 में भी किया, ठीक है, सही है। उसके बाद कौन सा सवाल किया आपने, इधर से कौन सा किया सवाल, कौन सा किया, क्लिफ्टन किधर है, चलो फिक्स तो हो गया था ना। उसके बाद हम आगे आए थे, ये अभी हमने किया नहीं, हो जाएगा। क्लिफ्टन किया, क्लिफ्टन ने उसने क्या बोला, इनकम स्टेटमेंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बस
कोई नोट्स का जिक्र ही नहीं, तो हमने वर्किंग वाला काम चलाया था। ठीक है, और कौन सा सवाल किया हमने अभी तक? मिंट लेमोनेड किया, मिंट लेमोनेड किया। इनकम स्टेटमेंट बनाओ और सिर्फ नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ। ठीक है, काम लिमिटेड तो वैसे ही डिफरेंट था, उसके बाद आगे सारे सवाल ही छोटे छोटे थे। ये सवाल भी एक शाहीन है, ये भी एक शाहीन है, ये आप ही करेंगे इंशाल्लाह। किसी अगर इसमें जो मसला है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है अब आज वाले सवाल के अंदर देखें, ये सब सवालों में आपने देखा उसने कहा नोट्स, या तो कहता है नोट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब नोट्स का जिक्र नहीं करता, या कहता है नोट्स रिक्वायर्ड है लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आज वाले सवाल को देखो तो कहता है कंपैरेटिव भी नहीं रिक्वायर्ड और नोट्स ही नहीं रिक्वायर्ड, नोट्स ही नहीं रिक्वायर्ड, यानी ये सारा कुछ ही नहीं रिक्वायर्ड। सिर्फ क्या बना दो? बैलेंस शीट बना दो, P&L बना दो और SOCIE बना दो, नोट्स ही ना बनाओ। इसलिए आज फिर हम किस तरतीब पे चलेंगे? वर्किंग्स वाली तरतीब पे। ठीक है जी तो सवाल को तो एक दफ़ा पढ़ते हैं क्विकली और फिर फॉर्मेट को बना लेंगे। तो सवाल को क्विकली पढ़ना है, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, डिस्कशन सवाल में पता है आपको, एक बार मैं फिर इस तरह से करूं फिर दूसरी बार करूं तो 2 डिस्कशन होंगे खाम खाम। ठीक है, सिर्फ गो थ्रू करते हैं चीज़ों को। यार एक बात है, पहले सवाल को बाद में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल वैसे मेरे जहन में आ रही है, अगर आप कहें तो मैं वो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लूं। आपको ना IAS 12 के अंदर अंडर ओवर प्रोविजन में थोड़ा सा मसला आ रहा था, याद है? अंडर ओवर प्रोविजन, वो जो CTE प्रायर की एडजस्टमेंट है, याद है कुछ? तो मसला था उसके अंदर, मसला था नहीं भी तो अब समझे मसला था और एक बार दोबारा समझे जरा। ठीक है, एक एग्जांपल है कि हमने प्रीवियस ईयर में हमारा जो है वो टैक्स कैलकुलेट हुआ, जो हमने वो कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स नहीं करते होते। ये साइज ठीक है ना? ये नहीं, ये ठीक। तो प्रीवियस ईयर में हमारा टैक्स जो है वो लेट्स से वो बना 7,000 रुपये करंट टैक्स। तो उसकी एंट्री हमने क्या की होगी बोलो? CTE डेबिट और CTP क्रेडिट 7,000 से। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो था प्रीवियस ईयर। जब हम गए इस साल टैक्स पे करने, वो मैंने अंडर ओवर करवाया था आपको, तो ये तो था ना प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब हम इस साल गए तो इस साल में हमने टैक्स वालों से कहा यार वो टैक्स देना था आपका, तो करंट ईयर में हम टैक्स देने गए तो टैक्स बना 5,000। ठीक है जी, टैक्स कितना बना जी? 5,000। मैं तो नकल नहीं कर रहा कुछ, आप एग्जाम्पल है। ठीक है, टैक्स कितना बना जी? अब होना चाहिए, असल में होना तो चाहिए था CTP डेबिट कितने से? ये तो 7,000 गया ना। आपको तोड़ के अगर एंट्री करें तो आप एंट्री किया करते थे, ओहो ओवर प्रोविजन हो गई, टैक्स ज़्यादा बुक हो गया, तो सही करने के लिए क्या करते थे? CTP डेबिट CTE और साथ में एक लाल रंग का एक लफ्ज़ लिखते थे, क्या याद है कुछ? प्रायर, CTE प्रायर क्रेडिट कितने से जी? 2,000 से। तो ये एडजस्टमेंट करते थे और उसके बाद बाकी का 5,000 आपने पे कर दिया, CTP डेबिट कैश क्रेडिट। इसमें कोई मसला? और बोलो, ये बात समझ आती है? ये होना चाहिए ओरिजिनली, ये होना चाहिए, कोई मसला? ये बात समझ आती है? इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन ना कर दें, इस एंट्री को कंबाइन ना कर दें। ठीक है, CTE प्रायर वो होता ऐसे है ना असल में कि हम कहते हैं कि जी हम जब टैक्स देने गए तो हमने कहा जी वो आपका 7,000 टैक्स बनता था, उन्होंने कहा नहीं तुम 2,000 ज़्यादा कैलकुलेट किए बैठे हो, तुम्हें 5,000 देने। हमने कहा अच्छा, तो कैश क्रेडिट हो गया 5,000 से, और मतलब हमने पिछले साल एक एक्सपेंस ज़्यादा बुक कर लिया था। तो एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो तो सही करने के लिए क्या करते हैं? तो हमने 2,000 से एक्सपेंस को क्रेडिट किया, करना इसी साल में, अंदाजे की चेंज, प्रीवियस ईयर में नहीं जाते थे, याद है? और हमारे नोट के अंदर करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और उसके नीचे एक CTE प्रायर का आइटम ऐड हो जाता है, लाइन आइटम। कुछ याद है थोड़ा बहुत? IAS 12। और CTP क्या डेबिट होगा? पूरा 7,000 ना जी। हमारी लाइबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई, लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने पेमेंट की 5,000 की, बाकी क्या है 2,000 का हमें एक्सपेंस का रिवर्सल मिल गया। तो ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा कभी कभी अकाउंटेंट पता है क्या करता है? प्रीवियस ईयर उसके सामने ऐसे नहीं है। अब कभी कभी अकाउंटेंट ये करता है कि जी
पेमेंट हुई है कितनी जी? 5,000। किसकी पेमेंट है जी? किसकी पेमेंट है जी? ये जी है वो टैक्स की। अच्छा हाँ हाँ, तो उसकी तो पेमेंट तो पिछले साल पेबल की एंट्री CTP डेबिट, CTP डेबिट और कैश क्रेडिट कर देता है वो 5,000 से। अब जब ये वाली गलती करेगा, ये वाली गलती करेगा, यानी कि डन बाय अकाउंटेंट अगर ये होगा, डन बाय अकाउंटेंट अगर ये होगा, तो ऐसे अकाउंटेंट का ट्रायल इस करंट ईयर में क्या शो करेगा? देखो, जो तो है ना ये वाला अकाउंटेंट, जो सही वाला काम जो होना चाहिए था वो करेगा, तो सही वाले अकाउंटेंट के ट्रायल में डेबिट क्रेडिट अगर मैं करूं, ये असल में ना ऐसा ही सवाल है, इसमें मैंने हर चीज़ आराम आराम से समझानी है, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे टाइम लगना है, मैंने इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्लास में रखा है। ओके, कोई टेंशन नहीं है, अगली किसी क्लास की पिछली क्लास आराम से काम करना है, ठीक है। तो आपको इसके ट्रायल में ऐसी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आएगी एज़ फार एज पास्ट ईयर इज़ कंसर्न, ठीक है। पास्ट ईयर का 7,000 जो है वो प्रॉपरली इस साल के अंदर रिवर्स हो गया है, और जो एक्सपेंस है वो आपने एडजस्ट कर लिया, इस साल के करंट टैक्स में जाके कर लिया, ठीक है, और कैश भी पे कर दिया। तो इसके ट्रायल में ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये जो अकाउंटेंट है माशाल्लाह से शहजादा अकाउंटेंट, ठीक है, इस अकाउंटेंट ने जब एंट्री ऐसी करनी है जैसी एंट्री की आपको नज़र आ रही है, तो इसके ट्रायल में क्या मुसीबत पड़ेगी आपको? इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या नज़र आएगा आपको? पिछले साल एक पेएबल बुक किया था हमने 7,000 का, इस साल वो सिर्फ डेबिट कितने से हुआ है? 5,000 से। इसका मतलब ऐसे बंदे के ट्रायल में नज़र आ रहा होगा सेल्स टैक्स, सॉरी सेल्स टैक्स तो नहीं है, ये कौन सा टैक्स है? तो करंट टैक्स, सीटी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके ट्रायल में नज़र आ रहा होगा करंट टैक्स पेएबल कितना? 2,000। अब इसके ट्रायल को देखकर समझ लग गई है कि इसने क्या गलती की हुई है? बोलो, गलती ये हुई पड़ी है, और ये कहानी बताएगा, खुद से नहीं आपने अंदाज़ा लगाना, ये कहानी पूरी आपको बताएगा, ये पूरी कहानी आपके सामने होगी। सवाल के एडजस्टमेंट वो कहेगा कि भाईजान पिछले साल हमने प्रोविजन क्रिएट की थी 7,000 की, इस साल टैक्स वालों को पे करने गए टैक्स, तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो सिर्फ 5,000 बनता है, तो इसका मतलब बाकी 2,000 हमें माफ हो गया। तो अब अगर ये कहानी नीचे एडजस्टमेंट में कहे और ट्रायल में 7,000 नजर आ रहा हो, तो फिर समझ जाओ अकाउंटेंट ने ये काम किया होता तो ये नजर ना आता इस 7,000 के मुकाबले। बाकी इस साल का टैक्स तो अलग है, वो तो कैलकुलेट होगा, वो तो CTE DTE वो अलग होता है। ये सिर्फ मैंने किसकी बात की? प्रायर ईयर की जो एडजस्टमेंट हम करते थे अंडर ओवर की। ऐसे ही पिछले साल 7,000 की प्रोविजन बुक की थी, पे करने गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो 8,000 बनता है। हमने कहा तो CTE प्रायर डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी? CTP डेबिट 7,000, CTE प्रायर डेबिट 1,000 और कैश 8,000 पे करके आएंगे। अब ये होगा तो फिर उसका CTP अगेन खत्म हो चुका होगा। लेकिन जो ये नहीं करेगा वो फिर क्या करेगा? वो CTP डेबिट करेगा, तो उसका कोई रिसीवेबल टाइप की चीज़ नजर आ रही होगी। फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, जो सवाल में है फिलहाल उसको समझें। एक तो एंड समझ आ गया ना, ये समझ आया, ये समझ आया कि 7,000 की प्रोविजन बुक करें और 7,000 की एडजस्टमेंट अगर हुई है 5,000 के ऊपर फुल एंड फाइनल, तो बाकी 2,000 को CTE प्रायर में रखना चाहिए, CTP में नहीं पड़े रहने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में वो ये बात बताए इस तरह से करके, अदर इन्फॉर्मेशन में कहे कि प्रायर ईयर, पूरी कहानी लिखी है सवाल मैं क्यों लिखूँ, प्रायर ईयर के अंदर 7,000 की प्रोविजन बुक की थी, इस साल पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसकी जो है वो 5,000 में हो गई है, तो फिर अगर 2,000 ट्रायल में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब उसने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अब होना चाहिए था ऊपर वाला काम, अगर हो गया है ये नीचे वाला काम, तो रेक्टिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी फिर? हाँ, मज़ीद डेबिट करो, CTP को ख़त्म करो कहानी। CTP ये जो नज़र आ रहा है इसको डेबिट करो, इसको डेबिट करो 2,000 से, और इसको कहाँ जाके क्रेडिट कर दो? CTE प्रायर में, ठीक है। ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा ज़रा इधर आओ, वैसे ही मैंने ना एक चीज़ असल में यहाँ पे मेरी एकदम नज़र पड़ गई, मैंने कहा यार बाद में सवाल में ब्रेक ना लगे, अभी समझा दूँ आपको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
प्रोविजन ये CTP को कहते हैं, ऐसे ही है ना, प्रोविजन अंदाज़ा, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट, यही बताया हुआ है ना आपको। ये क्या चीज़ है? CTP। CTP क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। पहली बात तो ये इस साल का पेबल हो नहीं सकता, क्योंकि इस साल के अभी इनकम्स एक्सपेंसेस सारे इधर फैले पड़े हैं। इस साल का प्रॉफिट निकलेगा, उस पर सारी कहानी चलेगी, ठीक है। तो हो सकता है नीचे जाके उसने वो निकाल के दिया भी हो, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये 2000 तो CTP है, इसको करंट टैक्स एक्सपेंस तो कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। एक्सपेंस तो है नहीं, पेबल है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते ही किसको, मैंने बताया वो आपको नाम, प्रोविजन, लाइबिलिटी, अनसर्टेन टाइमिंग या अमाउंट वाली लाइबिलिटी को प्रोविजन कहते हैं ना, ठीक है। तो ये पेबल पड़ा है। अब नीचे आते हैं हम, तो हमें ये एडजस्टमेंट नंबर 6 को जरा देखो, इसके साथ एडजस्टमेंट 6 में वो कहता है, ये मैंने करवा दिया आपको एडजस्टमेंट बातों बातों में। ड्यूरिंग द ईयर 5000 वाज पेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट विच अ प्रोविजन ऑफ 7 मिलियन हैड बीन मेड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगली बात को अभी छोड़ दो, ये अब करंट ईयर का है, बड़ी मुसीबत है ये भी एक, खैर चलें छोड़ें। ये तो करंट ईयर का करंट टैक्स और फिर डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो टैक्सेशन की अपने साल की करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की एंट्री तो एंड पे करेंगे। ये वाला 2000 जो ट्रायल वाला है, इसकी एंट्री क्या करनी है, -2000 यहां से करके ये डेबिट हो गया, और वर्किंग का रेफरेंस दूंगा मैं, ये मेरी वर्किंग नंबर 7 बनेगी, ठीक है। ऊपर वाला आपके दिमाग में होता है एग्जाम्पल, ये मेरी वर्किंग बन जाएगी। तो ये वाला ट्रायल आपको नजर आ रहा है अगर देखो तो, और अदर इन्फॉर्मेशन बता रही है कि प्रीवियस ईयर के 7 मिलियन के अगेंस्ट 5 मिलियन की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई थी। तो ये प्रायर ईयर की, ये अब इस साल के अंदर आपको टैक्स जहां पे आपने ज्यादा बुक कर लिया कम कर लो, कम बुक कर लिया था तो ज्यादा कर लेते हैं। यही सिखाया था आपको CT प्रायर प्रोविजन अंडर ओवर के अंदर, ठीक है। कोई नई चीज तो नहीं की, बस सवाल बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने बड़ा होने नहीं दिया सवाल को, अलग से समझा दिया इसको, ठीक है। चले अच्छा जी, जरा ट्रायल को एक नजर पढ़ ले, ट्रायल में कोई नई चीज ना हो, नई चीज तो ऐसे मैंने पढ़ा दी। सेल रेवेन्यू है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है, पता है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, अब ये फिनिश गुड्स की होंगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन CTP है, हमें इसका तो सारा कुछ ही हमने कर दिया है पोस्टमार्टम। आगे बढ़ो, एडवांस इनकम टैक्स पेड, ये क्या है, ये करंट एसेट, क्या है जी, करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE, ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है। अब ओपनिंग है या क्लोजिंग ये नहीं इसने लिखा हुआ, तो भाई इसके बारे में रूल लिख लेते हैं बाद में, फिलहाल चलने दें आगे। एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये इंटेंजिबल एसेट को कहते हैं, पता है ना। एक्सपोर्ट का लाइसेंस, किसी भी चीज़ का लाइसेंस याद आ रहा है, लाइसेंसेस इंटेंजिबल्स को कहते हैं, इंटेंजिबल है। ट्रेड रिसीवेबल है, करंट एसेट है आपका, कोई नई चीज़ नहीं है। कैश एंड बैंक करंट एसेट, अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स करंट एसेट है। ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की तरफ आ रहा है तो लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ओपनिंग है या क्लोजिंग, इसका भी रूल लिख लेते हैं, लिखा हुआ है शायद। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग पता नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, चुप है तो नॉन करंट अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब पूरे ट्रायल के अंदर कोई हमें एबनॉर्मल चीज़ नज़र नहीं आई। अब सवाल पैदा होता है कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं, ये मैंने शायद पहले भी आपको बोला हुआ है, शायद आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कई दफ़ा बोला भी हो शायद मैंने आपको सवाल कराते हुए, फिर एक बार सुन लें। रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में नहीं लिखा ओपनिंग या क्लोजिंग, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। आपने ट्रायल पे नज़र डालनी है, ट्रायल में नज़र डाल के आ रहे हैं, हमें इनकम्स एक्सपेंसेस की भरमार नज़र आ रही है, यानी कि ट्रायल के फेस पे इनकम एक्सपेंसेस पड़े होने का मतलब क्या है, अभी P&L बनना बाकी है। P&L बनेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके ऐड या लेस होगा, तब ये क्लोजिंग में कन्वर्ट होंगी। तो इसके साथ लिखें कॉन्फिडेंट होकर, ये क्या है, क्लोजिंग। रूल लिखना है तो लिख लें कि कि ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, इस वजह से ये ओपनिंग है, ठीक है भाई, इतना सा लिख लें, याद रह जाएगा। ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं तो अभी P&L बनना बाकी है, तो प्रॉफिट निकलेगा, इसमें ऐड होगा, तो फिर ये क्लोजिंग बनेगा। तो इतना लिख लें बस। अगर ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हों तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस ओपनिंग। दूसरी चीज़ डेफर्ड टैक्स,
के बारे में रूल क्या है, ये भी नॉर्मली बेटा ओपनिंग ही होता है क्योंकि इसका भी सारे साल में कोई एंट्री शेंट्री इसमें नहीं पड़ती। तो इसका रूल ये है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ट्रायल वाला ओपनिंग होगा, क्लोजिंग तो आपने कैलकुलेट करना होगा। जैसे बचपन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में बताया जाता था, फिर ट्रायल में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ी है वो ओपनिंग होगी अगर अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग प्रोविजन का डेटा हो, क्योंकि क्लोजिंग तो आप निकालेंगे। ऐसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्शन कैलकुलेट करने का डेटा गिवन है तो फिर वैसे नॉर्मली तो वो कह देता है इज टू बी चार्ज्ड, लेकिन फिर भी चुप भी हो तो आपने ये देखना है अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डेटा गिवन हो तो फिर आपने कैलकुलेट करके उसको डेबिट करना है, एक्सपेंस में क्रेडिट करना है एक्विटेशन में, तो वो फिर क्लोजिंग बनेगी। ठीक है, खैर अभी आगे देखो, इधर देखो मैं क्या चीज़ लेकर आया था, डेफर्ड टैक्स। तो ये देखो ना ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ईयर्स, पहली आधी एडजस्टमेंट होगी, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन ऑफ विच 8 मिलियन आर परमानेंट डिफरेंसेस। तो यहाँ पर इनकम अप्रोच से निकलेगा डेफर्ड टैक्स, पीएनएल वाली अप्रोच से वही वाला काम फिर होना है, लेकिन गिवन है डेटा डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए, फिर परमानेंट डिफरेंस वगैरह भी है। तो इसलिए आप तो रूल लिखो, सवाल के एडजस्टमेंट तो करेंगे। रूल क्या है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का, ये मैं तब कह रहा हूँ जब सवाल चुप हो, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग निकालने का डेटा गिवन हो तो ट्रायल वाला डेफर्ड टैक्स ओपनिंग होगा। लिख लिया है तो अपने अल्फाज में लिख लो। अगर, चलो लिखो, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स निकालने का डेटा गिवन हो तो ट्रायल वाला डेफर्ड टैक्स ओपनिंग होगा। अच्छा अब इधर देखो, ये पूरा टेबल डिटेल ऑफ पीपीई कहकर आगे कहता है, ये देखो कि जी लैंड है, फिर बिल्डिंग है, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इनकी लाइफ गिवन है, फिर कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्शन इज एलोकेटेड, एलोकेशन दे रहा है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो फिर ट्रायल के अंदर पड़ी हुई अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या है। ये बचपन वाले छोटे छोटे रूल हैं, ठीक है। असल तो पक्का रूल क्या है, पक्का रूल तो ये है कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रायल की डेबिट साइड पे कहीं आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट की एंट्री हो चुकी है, तो फिर अक्यूमुलेशन क्लोजिंग है क्योंकि एक्सपेंस तो चार्ज हो गया। और अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये ओपनिंग है। लेकिन ये रूल इसलिए यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि ये कंपनी के अकाउंट्स हैं जिनमें आपको देखो ना, कितने गए वो, ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इकट्ठी हुई पड़ी है, एडमिन कॉस्ट इकट्ठी हुई पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी हुई पड़ी है। तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी हुई है तो हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर शामिल है, नहीं नज़र नहीं आ रही, बहुत सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे हो गए। इसलिए असल सही कॉन्सेप्चुअल रूल बचपन वाला वो इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि एक्सपेंसेस पहले ही क्लब हुए पड़े। ठीक है, जाग के बैठना, ओके। इसलिए मजबूरी में आपको दूसरा रास्ता बताया, यार अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो फिर ट्रायल में अव्वल तो वो लिख देगा, नहीं लिखेगा तो आपने निशानी कोई ना कोई देता है, इज टू बी चार्ज, ये भी ना लिखा हो तो अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर आप ओपनिंग अज्यूम करें और खुद करें इसको क्लोजिंग में कन्वर्ट। ओके चलो जी, अब फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का तो ये मैंने बना लिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले। पास पेपर 4 है। पेज नंबर कौन सा है सवाल का, 673। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी पे पहुंच जाएंगे, अदर इनकम ऐड होगी, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, लेस टैक्स, पैट, फिर ओसीआई और फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बैलेंस शीट में थोड़ी कंजूसी की है मैंने, हेडिंग नहीं दी, जगह कम थी, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में मैंने लिख दिया पीपीई, ज़रा यहाँ से काम शुरू होगा ना, तो पीपीई, फिर भाई के लिए जगह बना लो, वैसे जगह ही जगह है आज तो जी, पीपीई है, उसके बाद कोई इंटेंजिबल है तो वो मैंने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ निशानी के तौर पे लिखा कि ये नॉन करंट एसेट शुरू हो गए, ठीक है ना। तो पीपीई हो गया, इंटेंजिबल हो गए, इन्वेस्टमेंट्स देखी थी, ये 3 तो हमने देखे भी थे, 4 लाइनें छोड़ दो, कोई एक का दुक्का और भी आ जाता है। फिर करंट एसेट्स हैं तो उसके अंदर मुझे नज़र आया था कोई इन्वेंट्री क्लोजिंग आ रही थी, डेटर्स नज़र आ रहे थे, कोई ट्रेड रिसीवेबल नज़र आ रहे थे, कोई इक्का दुक्का और भी आ जाता है, तो 4 एक लाइनें 5 लाइनें इसके लिए छोड़ दी। इक्विटी के अंदर नज़र आया था शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स हैं, 2 तो हैं, 1-2 लाइनें छोड़ दो, कुछ और भी आ जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में नज़र आया था लॉन्ग टर्म लोन है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, क्लोजिंग में भी आ सकती है, तो 3 लाइनें छोड़ दो, 2 चीज़ नज़र आई, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ते जाओ। और करंट एसेट्स तो सारी
आखिरी पेज तक जगह तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आज उसने मांगा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इसको बनाएंगे, जितने कॉलम्स होंगे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स तो नज़र आ रहे हैं, कोई सरप्लस आ जाए अगर रीवैल्यूएशन इस दफ़ा हो, या कोई फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाए अगर एफवीटी ओसीआई वाले कुछ शेयर्स हों, ऐसी कोई चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। और IAS 8 भी अप्लाई हो सकता है अगर पिछले साल का कोई एरर पकड़ा जाए, मैं वैसे बता रहा हूँ। उसके बाद वर्किंग के हिसाब से चलना था, तो मैंने यहाँ तरतीब में वर्किंग लगानी शुरू कर दी थी। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग बनेगी, सवाल पढ़ते हुए आइडिया हो गया, 3-4 चीज़ें नजर आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस की वर्किंग बनेगी, टैक्स एक्सपेंस की बनेगी, पीपी की बनेगी, और जो कोई ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त बाद में बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो पहली एडजस्टमेंट को अगर हम देखें तो उसमें उसने लास्ट ईयर की सेल के बारे में कोई गलती बताई है, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट के बारे में वो सिर्फ इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट है। तीसरे में क्लोजिंग स्टॉक बताया, क्योंकि ट्रायल में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक नज़र आए और परचेजेज हों, परचेजेज इसमें छुपी पड़ी होंगी, नज़र नहीं आ रही। ट्रायल में अगर ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको अदर इन्फॉर्मेशन में खुद बताएगा। बैठ जाओ ना, उसके ऊपर बैठ जाओ। अच्छा, उसके बाद नींद पूरी नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, अच्छा जी। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पीपीई की डेप्रिसिएशन के लिए, और फिर पॉइंट 5 में कहता है, उसी में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो जाए वो एलोकेट होगी कॉस्ट ऑफ सेल को, सेलिंग को, एडमिन को, इस रेशो में करना आता है आपको, तो इसलिए मैंने वर्किंग्स ओपन कर ली। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग के कुछ करंट मेच्योरिटी है, सुभान अल्लाह, डिस्क्लोजर कर देंगे अलग अलग, ये तो आसान हो गया। लॉन्ग टर्म लोन में से करंट मेच्योरिटी खुद निकाल के दी है, वो करंट एसेट में शो कर देंगे और नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। फिर जी ये एडजस्टमेंट करवा दी। इसमें ये एंड पे कराऊंगा जो सबसे मुश्किल काम है, बेसिकली करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों ही आज मिसिंग है। पता नहीं, अल्लाह खैर करे क्या होगा, आखिरी 15-20 मिनट शायद इसी पे ही लग जाएं, देखेंगे, क्योंकि ये तो तब होगा। देखो ना, उसने क्या कहा, टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से या दूसरा पहले से ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा तो अगली बात पता लगेगी। यानी वही वाली बात है जैसे मिंट लेमोनेड में हुआ था, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा फिर अगली बात चलेगी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते सवाल तो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 7 के अंदर वो कहता है 30 जुलाई 15 में, हमारा जून 15 है, हमारा जून 15 है, जुलाई 15 में कंपनी ने प्रपोज किया फाइनल डिविडेंड 15% इस 15 वाले साल का। तो इसका हमने क्या करना है, इसका डिस्क्लोजर उसने मांगे नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करना, बस फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करें। ये मतलब होता है ब्रैकेट में कि यही सारी बात पिछले साल के लिए भी है, तो पिछले साल का फाइनल तो हमारे साल में आना है चेंज इक्विटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर when you has made an investment in Mayfair Limited, investment in shares during the year and irrevocably elected initial recognition through OCI, तो FVT OCI है, तो इसके मतलब, और फिर वो तो R2 सारा टेस्ट तो नहीं हुआ। अच्छा चलो, तो इसलिए मैंने कहा था कि तैयारी करके आना, ठीक है। तो 4:30 अपनी जमात करेंगे इंशाल्लाह, अभी से शुरू करें तो। अच्छा, अब एक एडजस्टमेंट तो मैंने करवा दी, अब क्या अप्रोच रखें, क्या अप्रोच रखें? मैं तो कहता हूं सबसे पहले आपने ये एडजस्टमेंट कर लेनी है, उससे भी पहले मैं तो कहता हूं ये कर दें, ठीक है। शुरू से जरा क्या मुश्किल वाली एडजस्टमेंट्स को कम कर लेना जरा, क्या ख्याल है यार? मजा नहीं ना आना, मैं तो देखो तो सही एक दफा चलो सबसे पहले पॉइंट 2 करो, 1 को छोड़ो, 1 एंड पे, सेकंड लास्ट पे करेंगे, और लास्ट पे ये येलो लाइन करनी है, उससे पहले फिर 1 बाय 1 करते जाओ। चलो जी, 2 आपने करनी है पहले, ये कोई नहीं है, आप दींदे शींदे आ रही है ना, उड़ जाएंगी, जल्दी करें। आपको कह रहा है एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड इज इफेक्टिव फॉर 5 years अप टू 31 दिसंबर 19। ये अप टू 31 दिसंबर 19 है, तो इसका मतलब वो 5 साल जो 31 दिसंबर 19 से मुकने ने, तो वो शुरू कदों होने ने, 31 दिसंबर 18, 17, 16, 15, तो यकम जनवरी 15, ऐसा ही है, यकम जनवरी 15 से 31/19, ये 5 साल के लिए हमें ये लाइसेंस मिला है। अब हमारा साल कौन सा है? 30 जून, यानी हमारे साल में ही आया है ना, तभी तो कह रहा है एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, हमारे साल में ही है, फॉर एक्सपोर्टिंग, हाउएवर एक्सपोर्ट्स कमेंस्ड फ्रॉम यकम जुलाई 15।
हमें लाइसेंस किस दिन मिला? इस लाइन से पता चला, इस लाइन से ये 31 दिसंबर 19 तक अगर 5 साल के लिए मिला है तो इसका मतलब यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 साल के लिए है हमारे साल में, यानी ये आ गया हमारे पास यकम जनवरी 15 को आ गया, 30 जून 15 पे हमारा साल एंड हुआ, लेकिन अभी तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्सपोर्ट तो अगले साल यकम जुलाई से इस्तेमाल शुरू की है, तो क्या करें? इसकी अमोर्टाइजेशन फिर यकम जुलाई 15 से ही करेंगे ना भाईजान। यकम जुलाई 15 से थोड़े 5 साल के लिए हमारे पास है। आ गया, आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, आपका मसला है, इसकी लाइफ तो 5 साल ही है। वही वाली बात है, इस दिन अवेलेबल फॉर यूज था, इस दिन अवेलेबल फॉर यूज था और इस दिन एक्चुअली यूज हुआ। हमारे लिए कौन सी डेट रेलेवेंट होगी? जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ। ठीक है जी, अवेलेबल फॉर यूज। तो ये हमने ले लिया और इस दिन क्या हुआ है जी? एक्चुअली यूज हुआ है। तो जिस दिन एक्चुअली यूज हो रहा है बेटा, वो फिर आपका कसूर है, आपने क्यों नहीं किया अभी तक? सारा साल गुजार दिया है, 6 महीने गुजार दिए, सुते रहे हो। इंपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट करना था ना आपने, क्यों नहीं किया आपने? एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए अमोर्टाइजेशन की स्टार्टिंग डेट है। सारा कुछ ही मिटा है, सारा कुछ ही मिटा है। ठीक है जी, चलें जी। अब मेरे ख्याल में तो आप इसको कर ही सकते हैं। अच्छा एक बात बता दें, इस डेट को पहले साइड पे करें। ठीक है, ये डेट स्टार्टिंग की, अमोर्टाइजेशन की स्टार्टिंग की है। एक बात अब मुझे बताएं, इंटेंजिबल आया है? ट्रायल में भी नज़र आना चाहिए। कितना है? ये 6000। तो ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे बैलेंस शीट में शो होगा अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है, अब वो कहीं ना कहीं पीएनएल में जाना है। अब कहीं ना कहीं आपने देखना है, ये सोचना है, खुद देखना है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, या ये एडमिन से रिलेटेड खर्चा है, या सेलिंग से? भाई देखो, एक्सपोर्ट करेंगे मतलब एक्सपोर्ट सेल, तो सेलिंग एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये अमोर्टाइजेशन कहाँ आएगी? सेलिंग एक्सपेंसेस में। तो ज़रा जल्दी से करो ट्राई। सारा फॉर्मेट बना लिया है ना? तो देखो, मैंने नॉन करंट एसेट्स की भी जगह नज़र आ रही है आपको सेलिंग एक्सपेंस भी नज़र आ रहा है। डबल एंट्री करो, ट्रायल से फिगर उठाओ, जल्दी करो, एडजस्टमेंट ओवर करो। करना आप नहीं है सवाल, पहले हिम्मत करो, शाबाश। इससे पहले के सवाल बिगड़ जाए, मुफ्त वाले नंबर ले लो। और सवाल की मुश्किल एडजस्टमेंट से 4-5 नंबर काट जाएंगे, और क्या, बाकी तो मिलेंगे। भाई पहली लाइन सेलिंग एक्सपेंसेस में छोड़ देना ना, एज पर ट्रायल के लिए जो तरतीब सिखाई थी आपको क्लिफ्टन वाले सवाल में। हाँ जी, जी इधर देखें। सबसे पहले तो आप ट्रायल से उठा के ले आए इंटेंजिबल एसेट्स में। ये एक्सपोर्ट लाइसेंस कितना है जी? अब नोट्स तो कहे नहीं है, इसलिए इंटेंजिबल का नोट ना बनाने लग जाना, ओपनिंग जीरो, एडिशन ये, फिर डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर नोट्स कहते हो तो BSZ की तरह से इसका नोट बनाते, PPE का भी नोट बनाते, जितना डेटा गिवन होता। बनाना वाले सवाल में आपने PPE का नोट बनाया था? सच्ची नहीं बनाया था, क्योंकि डेटा गिवन नहीं था उसका। तो बस जो क्लोजिंग था वो आप चुप करके लिख दिया था। ठीक है ना? अच्छा खैर, 6000 रुपये का इंटेंजिबल आया है। अब इसकी अमोर्टाइजेशन कहाँ आनी है? सेलिंग एक्सपेंस में। तो यहाँ पे आप एज पर ट्रायल लिख कर एक लाइन छोड़ दें, जब एंड पे ट्रायल उठाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे जी? अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस। अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस जो है वो इधर देखिएगा, 6000 रुपये का लाइसेंस है, डिवाइड करेंगे, लाइफ कितनी है इसकी? 5। अब ये पूरे साल की अमोर्टाइजेशन है, चेक करो ज़रा। 6000 कॉस्ट तो हमने ट्रायल से उठाई। एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है न्यू प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, और इफेक्टिव है फॉर 5 ईयर्स, मतलब इसकी लाइफ है, हमें 5 साल तक ये राइट मिला है टू एक्सपोर्ट। तो ये 5 से डिवाइड किया तो ये तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ गई, लेकिन ये तो हमें मिला है इस साल,
यकम जनवरी 15 से। ये यकम जनवरी 15 कहीं सवाल में लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने यहां से निकाला है, बार बार देख लो। विच इज इफेक्टिव फॉर 5 years अप टू 31 दिसंबर 19, मतलब वो 5 years जो 31 दिसंबर 19 तक हैं। तो शुरू कहां से हुए होंगे? ये रिवर्स काउंटिंग की थी, ठीक है। तो रिवर्स काउंटिंग करके पता लगा कि ये यकम जो अप टू वो साल 5 साल जो अप टू 31 दिसंबर 19 हैं, वो फिर यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 19 हुए ना। अच्छा, और बीच में ये मैंने क्यों इधर लिखा हुआ, मैंने गलत लिख दिया फिर, सॉरी। एक्चुअली यूज किस दिन हुआ? एक्चुअली यूज किस दिन हुआ? यकम जुलाई 15 पे, जो कि सही नहीं है। ये असल में तो यहाँ ये लिखना चाहिए था, सॉरी, शायद आप इससे परेशान भी हो। अच्छा, लेकिन ये जो 5 साल बनते हैं, ये 5 साल जाकर ख़त्म होंगे 31 दिसंबर 19 पे, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ से 5 साल ऐसे निकाले थे, ओके। ये रिवर्स वर्किंग की थी। अच्छा चलें, अब 6 महीने इस साल में गुजरे हैं, जनवरी 15 से 30 जून 15 तक। तो इसको कर दो 6/12, आंसर कितना है? अब 600 की डबल एंट्री देखो, 600 से एक्सपेंस डेबिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इंटेंजिबल क्रेडिट। हो सकता है बाद में कोई एडजस्टमेंट आ जाए और भी, इसलिए अभी क्लोज ना करो, एंड पे कर लेंगे क्लोज। एंड डबल एंट्री समझ आइए? अच्छा जी, उसके बाद वाली एडजस्टमेंट में कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं 30 मिलियन की। यार ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ जाती है? नहीं, बैलेंस शीट में तो जाती है, लेकिन ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई ट्रायल से तो उठा नहीं रहे कि सिर्फ एक इम्पैक्ट आएगा। आपको पता है ना, अदर इन्फॉर्मेशन के हर इम्पैक्ट की डबल एंट्री होती है कि अगर गलती है तो एडजस्टिंग एंट्रीज है ना। डिस्क्लोजर वाला मामला तो है नहीं कि इसको तोड़ फोड़ के यूं दिखा दो। तो ट्रायल वाली हर चीज़ एक बार आएगी और अदर इन्फॉर्मेशन वाली हर चीज़ की डबल एंट्री होती है। ये बचपन से सीखा हुआ है आपने। तो बचपन में कह के थक गया हूँ, पता नहीं अब 55 में आ गए हो, शायद बचपन भूल गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2 जगह नजर आता है। वो 2 जगह कौन सी हैं? क्लोजिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक इधर आया करता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? कहाँ आता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा, अब 2 तरीके हैं। एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारे खर्चे आप लिखते जाएं और एंड पे ऐड करें ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करें क्लोजिंग। और एक तरीका ये है कि जैसे आप आज तक करते आए, ओपनिंग प्लस खर्चे लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। कैसे करना चाहोगे? पहले वाला अच्छा लग रहा है जी, एज पर ट्रायल की जगह फिर उसी तरह से रखेंगे इधर। जिसको दूसरा अच्छा लग रहा है दूसरा भी कर सकता है। एज पर ट्रायल को 3-4 खर्चे तो और भी आ ही जाएंगे, ठीक है। उसमें प्लस होता है फिर जनाब हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो कि सवाल में ट्रायल में से मिलेगा इंशाल्लाह। लेस हुआ करता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का बैलेंस, जो कि हमें गिवन है सवाल में, ठीक है। अब ये मैं डबल एंट्री करने लगा हूं। ट्रायल वाली तो फिगर नहीं उठाई मैंने, मुझे अदर इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि आपका पढ़ो जरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 30 मिलियन है और कोई गलती इसके बारे में नहीं कह रहा, तो बस ठीक है, सही है। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करवानी है मुझे आपने। तो डबल एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल इक्विटी, ये सॉरी इसमें एसेट्स में डेबिट कितना है? 30,000। अच्छा, हम 1000 में सवाल कर रहे हैं तो इसलिए 30,000 ही करना जी। 30,000 से, ये देखो डबल एंट्री देखो, 30,000 से आपका स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल 30,000 से क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो, यहाँ काफ़ी हो मेरे ख्याल से वर्किंग का, ठीक है जी। ये अब सारा कुछ करने के बाद, यानी ट्रायल वाला एक्सपेंस आएगा, कोई और एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ओपनिंग ट्रायल से मिलेगा, क्लोजिंग लिखेंगे और यहाँ से हम जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकाल लेंगे, ठीक है। और सही है, ज़रा क्लोज ज़्यादा हो गया, चलो खैर 30,000, ठीक है बच्चों, तो सही है। तो ये डबल एंट्री देख लें, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये जैसे मर्जी कर लें, कुछ बच्चे यूं भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टार्ट में लिख के, जैसे उनको आज तक की आदत है, फिर दरमियान में 3-4 लाइनें छोड़ दें। पता नहीं कितने खर्चे आए, 2-3 तो मुझे भी नजर आए थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नजर आई थी और डेप्रिसिएशन में कह रहा तो कॉस्ट ऑफ सेल में डालो, कोई ऐसे ही कोई एक आधा और भी आ सकता है, ठीक है। तो बहरहाल अभी मुझे नहीं पता क्या कुछ आना है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स सारी कॉस्ट में उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, ऐड करके क्लोजिंग को माइनस कर दिया हमने, ठीक है जी। तो प्लस
वो ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट अभी मुझे नहीं पता, मिल गई तो देखेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें जी। अगली एडजस्टमेंट देखें। अगली एडजस्टमेंट भी आप नहीं करनी है, अगली एडजस्टमेंट आप नहीं करनी है। डिटेल ऑफ, ये हो गया काम, हो गया, ये डबल एंट्री हो गई, ये स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट डबल एंट्री होगी। ठीक है, आए आप। अगली एडजस्टमेंट कहता है डिटेल ऑफ पीपीई आर एज फॉलोज, और बस पीपीई में सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालनी है, उसकी एलोकेशन है। आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, लंबी एडजस्टमेंट है, देख लो ध्यान से। एक एक करके एसेट्स की डेप्रीसिएशन निकालनी है आपने, शाबाश हिम्मत करो। उधर ही रखे, मैंने कहा इधर लाएं यार, खुद से ना आया करें प्लीज, सवाल वो देख रहे हैं, हद हो गई यार, सवाल कर रहे हैं वो लोग, खुद से नहीं। प्रोएक्टिव कब से किया आपको मैंने, आप रिएक्टिव रहें। वो सर असी भी थक जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ानी तो इन्होंने होंगी है, साल असी पढ़ रहे होंगे नाल। तो मैंने तो कहा एडमिशन करा लो अगली बार, जाज अब तक सी हो जाना था तुम्हारा। जल्दी 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 जल्दी, अभी है आधा मिनट और लें। कुछ बच्चे डर के बैठे हैं, हम क्यों गंद डालें। वो कम से कम कैलकुलेटर पे निकाल के कैलकुलेशंस तो कर लो, फुट पैने हो। बैटिंग शुरू की है हमने, किन्ने आउट हो गए साढ़े, हुण इन्हें वेख लिया ना। भाई बहुत सिंपल है, ठीक है। पहली बात तो ये है, लैंड ने डेप्रीशिएट नहीं होना, माशाल्लाह से मुबारक हो। अच्छा इधर देखो ज़रा, पहले ज़रा चेक तो करें, 20,000 जमा 36,000 जमा 30,000 बराबर है 86,000। ज़रा ट्रायल पे ज़रा छाती मार के आए, सुबहान अल्लाह। यानी सारे एसिड्स कितने हैं, 80। अभी तक मैंने ये उठा लिया, जो उठा लिया उसको तो टिक करते रहो यार। अच्छा अभी तक सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस उठाया था, अब ये जनाब पीपीई है 86,000, एक तो ये हम उठाने लगे, और उसके बाद इसकी अकोमोडेशन जो है जिसको हमने डिसाइड किया है कि ये ओपनिंग है, क्योंकि इतनी डिटेल ऐसे थोड़ी दे रहा है, तो क्लोजिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों फिगर्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो पीपीई की कॉस्ट ले लो, पीपीई कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट 86,000। भाई लैंड भी पीपीई है, बिल्डिंग भी पीपीई है, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी पीपीई है। लेस क्या करेंगे जी इसमें से ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जिसमें ओपनिंग 12,000 सवाल में 12,000 ही है ना, सवाल में गिवन है, ये अभी निकालना बाकी है। वो निकालते हुए जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे उसके बारे में कुछ सोचेंगे, तो ये जब माइनस हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम पहुँच जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस पे, जो चला जाएगा बैलेंस शीट के मुंह पर। तो ये मैंने ट्रायल से उठाया, ये मैंने ट्रायल से उठाया, ये मैंने कैलकुलेट करना है, जिसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आगे गिवन है, जिसमें उसने ये ब्रेकअप दिया। यानी कि 86,000 पीपीई है। पीपीई का ब्रेकअप ये क्यों दिया कि भाई 20,000 को डेप्रीशिएट नहीं करना, बाकी रह गई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के 36,000 को किस पे डिवाइड करना है, 20 साल पे। फिर रह गया प्लांट इक्विपमेंट, उसके 30,000 को डिवाइड करना है 10 पे। अभी तक मैंने हाथ किस लिए रखा हुआ है, और कुछ नहीं नजर आ रहा। यानी 86,000 का ब्रेकअप दिया है, और फिर ब्रेकअप इसलिए दिया कि पता लगे पीपीई जो इकट्ठा दे दिया था इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। लैंड है वो डेप्रीशिएट नहीं होना, बिल्डिंग है 20 साल लाइफ पे डेप्रीशिएट होना है, प्लांट है वो 10 साल लाइफ पे डेप्रीशिएट होना, को मसला। अब अगली बात, यानी लैंड तो निकल गया, रह गई दो चीजें, बिल्डिंग और, अब पहले बिल्डिंग की डेप्रीशिएशन कर लेते हैं चार्ज, ठीक है। तो बिल्डिंग की डेप्रीशिएशन कितनी है जी, 36,000 डिवाइडेड बाय 20, 36,000 डिवाइड बाय 20 कितना बनता है। अब इस 18,000 की एंट्री, 1800 की एंट्री बनेगी, ये देखो
एंट्री वैसे क्या होती है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ऐसे ही है ना। अब कितनी एंट्री, कितनी कैलकुलेशन किया आपने अभी, अब ये 1800 जो है ये क्रेडिट तो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में जाके इधर, ठीक है। जरा इसको थोड़ा तमीज से लिख लें, बल्कि इतनी दूर से ये जगह खाली पड़ी है, ऐसे नहीं शुरू कर दें, ऐसे कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस करें, दो एसेट्स है ना जी। ओपनिंग कितना लिखा हुआ था हमने, 12,000। अच्छा अब इधर देखो, अब इधर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होनी है। कोई मसला? अब वाहिद मसला क्या है, ये जो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना, ये एक्सपेंस किसी एक जगह डेबिट नहीं हो रहा, बल्कि उसने कहा था इस 1800 को जब निकाल लो तो 75% कॉस्ट ऑफ सेल में, 15% सेलिंग में, 10% एडमिन में। डिस्ट्रीब्यूशन मीन सेलिंग। अब इसका तरीका कार क्या होगा, जरा ये देख लीजिए। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? इसका तरीका कार ये थोड़ा ही है, इसका तरीका कार ये हुआ करेगा कि आपने ये डेप्शन एक्सपेंस किसी एक जगह निकाल लेना है। कॉस्ट ऑफ सेल में भी इसने जाना है, एडमिन में भी जाना है, सेलिंग में भी जाना है, तो किसी एक जगह निकाल लेते हैं। हम कॉस्ट ऑफ सेल में निकाल लेते हैं, 1800 निकालो पहले, ऐसे नहीं करना। ये तो एंट्री करने बैठ जाओगे, नहीं, यहां पे आओगे, यहां पे आके लिखोगे प्लस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका जी, डेप्रीसिएशन किसकी है, ये बिल्डिंग की। अब इधर देखो जरा, देखना क्या कॉस्ट है बिल्डिंग की, 36,000 डिवाइड करोगे किससे हैं, 20 से। आंसर एक बार लिख लो क्योंकि आगे काम देगा। कितना आया? अब ये 1800 रुपए की जो डेप्रीसिएशन है, क्या सारी यहां लिख दूं? नहीं, इसका 75% कितना, एक मिनट इधर, एक मिनट रुक जाओ। 1800 का 75% इधर आएगा। इधर देखना, डेप्रीसिएशन किसकी जी, बिल्डिंग की। अब इधर देखो, अब यहां डायरेक्ट लिखो 1800 का 15% एडमिन सेलिंग में, और एज पर ट्रायल की जगह खाली रखकर डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की कितना निकाल चुके हैं आप एक दफा, 1800। अब इस 1800 को एक बार लिख लेना, अब तोड़ी जा रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंट, 10%। अब देखो जरा कितना बनता है, ये देखना जरा सारे जरा प्लीज देखना जरा, 1350, फिर इधर 183, फिर इधर ये टोटल डेबिट अब जाके हुआ है। यानी ये यूं हुआ डेबिट और 1800 से क्रेडिट। यानी ये एक्सपेंस बेसिकली क्या हुआ, ये एक्सपेंस टूट गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल में भी गया, फिर ये सेलिंग में भी गया, फिर ये एडमिन में भी गया। था तो वही 1800, लेकिन टोटे हो गया 1350, 180, 270। तो ये डबल एंट्री हमने ऐसे नहीं करनी, बस हमने ये तरतीब ये रखनी है, एक्सपेंस निकालना है। अब उसको तोड़ लिया, अभी तक एंट्री ना बोलो, अभी तक सिर्फ तोड़ो। 1875%, 1800 का 10%, 1800 का 15%, ये आ गया। अब ये पड़ गया डेबिट तीनों जगह पे इकट्ठा, और क्रेडिट ये। सही है, समझ आई बात की? तो ये नहीं करना, ये ऐसे करना है। ओके, डन हो गया। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया जनाब हमारी बिल्डिंग्स का 1800, ठीक है। तो ये देखो डबल एंट्री, ये डबल एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये तीन जगह पे डेबिट, और एक्यूमुलेशन इकट्ठा क्रेडिट, ठीक है। अब चलो प्लांट एंड इक्विपमेंट का निकालो, जल्दी करो, ऐसे ही जल्दी करो, सवाल आपके पास मौजूद है, जल्दी करो। तीस सेकंड है, आप तो 30 सेकंड में करो, जल्दी करो। इधर ले आए, यहां से देखो भी सही एडजस्टमेंट को, और जल्दी करो जल्दी करो। सलामत है अभी तक? कल के दिन सही से बारी लगाए हैं, 5 गुस्सा रन दे के उन्होंने खेलने आ जाओ, वो बना जान, कोई पता है? पिच बहुत ही अजीब है भाई, पिच गंदी जी। भाई मैंने कहा कि मुझसे पूछो,
लें जी टाइम्स आप कितने बच्चे कर चुके हैं एडजस्टमेंट? अच्छा एडजस्टमेंट तो मुश्किल नहीं है, डेप्शन सिर्फ निकालने में मसला था। एक नई चीज़ आ गई, वैसे नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी है। वो है फुल्ली डेप्रीशिएटेड अमाउंट, जो कि कॉस्ट में पड़ी है। भाई पड़ी है तो कोई गलती है? फुल्ली डेप्रीशिएट ऐसे का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो 3000 का एसेट लिया था, मिसाल का सामने सवाल के तौर पे 3000 का जो एसेट लिया था, ये जब लिया था 10 साल पहले की बात है, तो ये डेप्रीशिएट होते होते अब ये फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है। फुल्ली डेप्रीशिएट का मतलब होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो बराबर है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के। कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या इसको यूं भी कहने वाले कहते हैं, और बुक वैल्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये एसेट इस्तेमाल होने से रोकना किसी ने नहीं कहा आपको, ये नहीं है। फुली डेप्रीशिएट एसेट कब होता है? जब आपके अंदाजे में एक एसेट 10 साल आपने इस्तेमाल करना है, वो 10 साल भी गुजर जाते हैं, सही खड़ा होता है, तो आप पागल तो नहीं है कि उसको बदलें। एक प्लांट सोचा था 10 साल चलेगा, 10 साल बाद हो 11वां साल भी चल रहा है, 12 साल भी चल रहा है सही, तो क्या करें, उतार दें, सब कुछ सही चल रहा है, खर्चा कर लें, ऐसे नया एसेट खरीदें कि हमने सोचा था नहीं, अब बस ये एसेट रोने लग जाएगा। आपको जब यूजफुल लाइफ का आखिरी दिन, सब रात को 12 बजे खड़ंग की आवाज आएगी, सारा एसिड बिखरा पड़ा, ऐसा होता है कुछ? अगर एसिड चल रहा है तो चली जाने दो, मसला क्या है? फुल्ली डेप्रीशिएट हो गया तो कोई मसला नहीं है, यू कैन यूज इट। जो नहीं कर सकते वो है मजीद डेप्रीसिएशन, क्योंकि फुल्ली डेप्रीशिएट इसका मतलब ही क्या है? 3000 रुपए अगर इसकी कॉस्ट थी तो ये सारी डेप्रीशिएट हो चुकी है और इसकी बुक वैल्यू 0 हो गई। अगर मजीद इसको डेप्रीशिएट किया तो ये नेगेटिव एसिड बन जाएगा, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब इसका कुछ भी नहीं करना होता था, ये बचपन में आपने पढ़ा था, जैसे डिस्पोज होने वाले एसिड की कॉस्ट को सारे एसिड कॉस्ट में से निकाल के बाकियों को डेप्रीशिएट करते थे ना, ऐसे ही फुल्ली डेप्रीशिएटेड को भी निकाल दो कॉस्ट में से, कहीं डेप्रीशिएट ना हो जाए, और कुछ नहीं करना। यानी आपने 30 को डेप्रीशिएट नहीं करना, 30 में से 3 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये 3 जो है ये फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है। बाकी कितना बचा? 27। उस 27 को आपने 10 पे डिवाइड करना है, आपकी फिगर आ गई, जिसको आपने फिर टोटे टोटे कर देना है। ठीक है, तो यहीं पर ही इसको भी निकालें। फिर अब डेप्रीसिएशन साथ साथ ही रहे तो अच्छा है। अब किसकी है जी? प्लांट एंड, अब इधर देखिए जी, डेप्रीसिएशन जो है 36,000 था ना पहले, डिवाइडेड बाय क्या था? 20 था ना ऊपर वाला, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1800 आया था। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो जी, ये कितना है जी? असल में तो कितना है प्लांट एंड इक्विपमेंट? 30,000, लेकिन 30,000 में से 3,000 माइनस कर दो, 30,000 में से 3,000 माइनस कर दो, जो 27,000 बाकी बचा है, ये है अब वो एसेट जिसको आपने डेप्रीशिएट करना है। तो इसको 27,000 को अब डिवाइड करो कितने से जी? क्या लाइफ है? 10, तो डिवाइड करो 270 आ जाएगा। और बोलो 270 आ गया, इसको एक बार लिख लो, 2700 को करो 75%, बाद में डेप्रीसिएशन कैलकुलेटर एक ही बार उठाएंगे। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जनाब 2700 का, अब एक बार लिख लिया ना, आसानी हो गई। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट की कितना है जी? 2700 इंटू 15%। ठीक है जी, कहीं कोई आपने वर्किंग का रेफरेंस कोई नहीं दिया, यहीं पे वर्किंग हुई पड़ी है सामने। अब इधर देखो, बताओ जरा, 2025 से 270 से और 405 से, यानी टोटल 2700 से एक्सपेंसेस मुख्तलिफ जगहों पे डेबिट मिल मिलाकर और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, तो 200 हाँ, अच्छा 2025 ये सही है, बाकी सही। ठीक है जी, तो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एक्यूमुलेशन, अब ये भी पूरा है, वैसे तो कर लेना एंड पे। ठीक है, चलें आगे। डबल एंट्री हो गई। देखो ना, सवाल एकदम कम हो जाए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए, मतलब हाँ यार बस ठीक है, हो गया काम। अब पहली एडजस्टमेंट रहती है, 5वीं भी कर दो। हाँ जी, 5वीं में क्या करना है यार, वैसे आपस की बात है, कितने शर्म की बात है, आप करने बैठ गए। आप कहना था बस ये तो हो गई है। ₹6 million ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन इज ऑफ करंट मेच्योरिटी।
पहले जाके लभो है कि थे लॉन्ग टर्म लोन, ये 31,525। तो इस 31,525 में से करंट कैलकुलेट करके हम निकाला करते थे मुश्किल सवालों में, ये उसने खुद ही बता दिया। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज में यहां पे आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लफ्ज लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। टोटल कितनी है ट्रायल में? 31,525। और करंट मेच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की आ गई, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये सवाल ने खुद बता दिया कितना। अब 6,000 अगर करंट है तो 31,525 में से ये माइनस कर दो तो बाकी 25,525, ये आपका नॉन करंट पोर्शन आ गया। ठीक है, कोई मसला? तो आसान नंबर भी हुआ करते हैं। अच्छा, जो एडजस्टमेंट मुश्किल है वो ना समझ आए तो सारा ट्रायल उठा के पोस्ट करो, वो नंबर ही नंबर है। तो ये जो है 25 नंबर का सवाल है, तो इसमें से 17-18 नंबर तो हर कोई ले ले जिसको बाकी एडजस्टमेंट नहीं भी आती तो। अच्छा जी, अब 7 पहले करो। ये तो आपका IFRS 15 है, 7 पहले करो। ये 7 आप शुरू करो, हम पार्ट 2 शुरू करें।